Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम बात करने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 7 के बारे में। ये इस चैप्टर का कंक्लूसिव पार्ट है, यानी कि आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम इस पूरी नेशनलिज्म की फीलिंग को कंक्लूड करेंगे कि ये इस फीलिंग ने यूरोप में क्या क्या नए बदलाव किए। उसके अलावा हम इस पूरे चैप्टर को पहले समराइज करेंगे। हम देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से इसका अंत हुआ, और ये नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ये यूरोप को और आगे कहां तक लेकर गया। कंजर्वेटिव पावर्स का क्या हुआ, नेशनलिस्टिक जो ग्रुप्स थे उनका क्या हुआ, हम इस चैप्टर में हम इस पार्ट 7 में इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 7। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो चलिए बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब होता है कि आप अपने देश को किस रूप में देखते हैं। रूप में देखने का मतलब यह है कि नेशन का फेस क्या है। अब आप पूछेंगे कि नेशन का क्या फेस हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि नेशन का फेस बिल्कुल हो सकता है। नेशन का फेस, नेशन को किसी इंसान के रूप में देखना, उसे पर्सोनिफाई करना बोलते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान को अक्सर भारत माता बोला जाता है। हम अपनी नेशनलिस्टिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर इसे भारत माता बोलते हैं, ना कि हिंदुस्तान बोले। तो ये पर्सोनिफाई करना क्यों जरूरी था। आप देखें कि भारत माता बोलने से आप ज्यादा कनेक्ट होते हैं नेशन के साथ में, और यही काम यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे वो भी कर रहे थे। यूरोपियन नेशनलिस्ट को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाना है, अगर राष्ट्रवाद की भावना को और ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ाना है, तो इसके लिए राष्ट्र को फेस देना, राष्ट्र को एक रूप देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये रूप किसका हो, ये आर्टिस्ट ने चुना कि नेशन को एक तरह से फीमेल फिगर के रूप में देखा जाए तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ में। क्योंकि आमतौर पे जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत हम अक्सर ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए हमें देश की भी इज्जत उसी तरह से करनी चाहिए जैसे महिलाओं की इज्जत की जाती है। और यही बात फ्रांस में भी शायद लागू होती है। तो फ्रांस की बात नहीं, पूरे यूरोप में लागू होती है। मैं फ्रांस का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों की शुरुआत फ्रांस ने ही की। सबसे पहले फ्रेंच आर्टिस्ट ने सबसे पहले फ्रांस को एक रूप दिया, और बाद में ये पूरी 18th और 19th सेंचुरी में ये चलन चल पड़ा पूरे यूरोप के अंदर, जहां पे सभी वो देश जिनमें नेशनलिस्टिक मूवमेंट जारी था, उन सभी देशों में एक तरह से फीमेल फिगर्स के रूप में नेशंस को पर्सोनिफाई करने का जो चलन है ये शुरू हो गया। और ये शुरुआत होती है फ्रांस से। फ्रांस के जो आर्टिस्ट्स हैं वही नेशनलिस्ट भी थे। उन्होंने फ्रांस को फेस दिया क्रिस्टीन मैरियन का, यानी कि क्रिस्टीन मैरियन जो है ये बोला गया, ये क्रिस्टीन मैरियन कोई महिला नहीं है असल में, मगर फ्रांस को क्रिस्टीन मैरियन के रूप में ही देखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी फ्रांस के जो लोग हैं उनके दिमाग में अगर फ्रांस का चेहरा आएगा तो वो क्रिस्टीन मैरियन को ही विजुअलाइज कर पाएंगे। क्रिस्टीन मैरियन फ्रांस में लिबर्टी, रिपब्लिक और यूनिटी जैसी भावनाओं का सिंबल बन चुकी थी। और सिर्फ क्रिस्टीन मैरियन ही नहीं, पूरे फ्रांस में ये पर्सोनिफिकेशन का जो चलन है ये शुरू हो गया। और वहां पे सभी जो फीमेल फिगर्स जो हैं, जिन्हें फीमेल एल्गोरी भी बोला जाता है। एल्गोरी का मतलब होता है आइडियलिस्टिक चीजें, मतलब आइडियलाइज करना। आप किस एक तरह से फीमेल फेस जो है ये आइडियलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है लिबर्टी को, रिपब्लिक को और यूनिटी को। ये देश की जो भावनाएं हैं, एक देश को देश बनाती हैं, उन सभी भावनाओं को एक तरह से सिंबलाइज करती है फीमेल एल्गरी। और फ्रांस में ये फीमेल एल्गरी थी क्रिस्टीन मैरियन। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देखें तो ये फेस जो आपके सामने है ये एक डाक टिकट है, उसके ऊपर ये जो क्रिस्टीन मैरियन का फेस है ये लगाया गया है। ये क्रिस्टीन मैरियन एक तरह से फ्रांस को प्रदर्शित करती हैं। इसी तरह से ये काम जर्मनी में भी शुरू हुआ। जर्मनी की जो फीमेल फिगर थी इनका नाम था जर्मेनिया। ये जर्मेनिया कुछ ऐसी दिखती हैं, आपके सामने है जर्मेनिया। जर्मेनिया के हाथ में है एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार, और उनके माथे पर है एक क्राउन, एक मुकुट जो कि ओक लीव्स का है। ओक लीव्स अपने आप में हीरोइज्म को सिंबलाइज करती हैं। उसके अलावा भी आप देखें तो ये पूरा जो स्वॉर्ड है जर्मेनिया के हाथ में, ये भी कुछ सिंबलाइज करती है।
उनके कपड़े भी सिंबलाइज करते हैं। ये क्या सिंबलाइज करते हैं मैं आपको आगे अगली जो स्लाइड है उसमें बताऊंगा, मगर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि और कौन कौन सी फीमेल एल्गरीज हैं जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी हैं, जो जस्टिस को सिंबलाइज करती हैं, वो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ये ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है ये न्याय की देवी हैं। भारत में भी आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा अक्सर इनको, कि ये इंसाफ की जो देवी हैं, ये आंखों पे जो है पट्टी बांधे हुए, हाथ में तराजू लिए खड़ी हैं, तो ये जस्टिस को सिंबलाइज करती हैं। तो जस्टिस की जैसे भी दिमाग में जस्टिस की बात आएगी तो ये जो पूरी फोटो है आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बहरहाल आगे बात करते हैं, तो और कौन कौन सी एल्गरीज हैं या सिंबल्स हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले किया इस पूरी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स की पूरी इस दौड़ में। एक तरह से जो फ्रांस में जो नेशनलिज्म, सॉरी पूरे जो यूरोप में जो नेशनलिज्म आया, उस पूरे यूरोपियन नेशनलिज्म में वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखिए उन सभी की एक पूरी लिस्ट आपके सामने है। एक तरफ सिंबल्स लिखे गए हैं और एक तरफ सिंबलाइजेस, जो वो सिंबल्स सिंबलाइज करते हैं, वो लिखा गया है। तो ब्रोकन चेन्स शो करती हैं बीइंग फ्रीड, यानी कि अब आप आजाद हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो है वो शो करती है जर्मन एम्पायर को, ये जर्मेनिया के पास में है। उसके अलावा जर्मेनिया का जो ओक लीव्स का क्राउन है वो हीरोइज्म को शो करता है। जो उनके हाथ में स्वॉर्ड यानी कि जो तलवार है, वो रेडीनेस टू फाइट, कि अब वो तैयार है लड़ने के लिए, ये उसको शो करती हैं। उसके अलावा जो ओलिव ब्रांचेस जो पूरी उनकी जो तलवार के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, वो विलिंगनेस टू मेक पीस को शो करती है, यानी कि अब वो एक तरह से शांति बहाल करना चाहती हैं पूरे जर्मनी के अंदर, ये शो करती हैं। जो रेज ऑफ द राइजिंग सन है, राइजिंग सन जो मतलब जो उगता हुआ सूरज है, उसकी जो किरणें हैं, वो एक नए युग की शुरुआत को दिखाती है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा को शो करती है। तो इस तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ पूरे यूरोप के अंदर। इसकी शुरुआत हालांकि फ्रांस से होती है, मगर उसके बाद में पूरे यूरोप में फैल गया, जैसे जर्मनी। देखिए तब का जो नेशनलिज्म है वो बाद में एक तरह से अग्रेसिव भी हो गया था नेचर के अंदर। अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। देखिए नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना, और इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक तरह से अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बढ़ाने की भावना, अपना एरिया, अपना नेशन, अपना जो पकड़ है, जो कंट्रोल है, उसे एक्सपैंड करने की जो फीलिंग होती है, इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। यानी कि सभी राजा और इंपीरियलिस्टिक पावर्स जो हैं तब की, जो रूलर्स हैं, वो अपना अपना एरिया बढ़ाना चाह रहे थे, और इसी को इंपीरियलिज्म की फीलिंग बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों अगर अलग अलग बातें हैं तो मैंने इन्हें साथ क्यों लिखा है? देखिए इनको साथ लिखने का कारण बहुत ही साफ है। साफ इसलिए है क्योंकि मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताया था कि किस तरह से प्रूशियन रूलर ने फ्रैंकफर्ट की जर्मन असेंबली को जो है ध्वस्त किया, और उसके बाद में जो पूरा नेशनलिज्म का जो मोमेंट है उसे हाईजैक किया। एक तरह से उन नेशनलिस्टिक भावनाओं को अपने मकसदों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वहां से ही शुरुआत होती है नेशनलिज्म की और इंपीरियलिज्म की एक साथ आने की। यानी कि इंपीरियलिस्टिक पावर्स ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स को अपने इंपीरियलिस्टिक जो एम्बिशंस है उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावनाएं हैं, इन्हें एक तरह से ये राजा महाराजा जो यूरोप के हैं, ये अपने मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनका कोई मतलब नहीं था नेशनलिज्म से, मगर ये लोगों को एक तरह से मूर्ख बना रहे थे। तो जो लास्ट क्वार्टर है 19th सेंचुरी का, जो आखिरी जो हिस्सा है 19th सेंचुरी का, वो कॉन्फ्लिक्ट्स का और एग्रेसिव नेशनलिज्म का एरा है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे और एग्रेसिव नेशनलिज्म कैसे? कॉन्फ्लिक्ट्स की बात अगर मैं करूं तो कॉन्फ्लिक्ट्स था यूरोपियन पावर्स के बीच में। सभी यूरोपियन पावर्स अपना अपना एरिया बढ़ाना चाह रही थी। सभी यूरोपियन पावर्स के अंदर एक होड़ लगी थी कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है औपनिवेशिकवाद, यानी कि सभी नेशनलिस्टिक सभी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश जो है बनाना चाह रही थी। और आप खुद यानी कि भारत खुद भी एक उपनिवेश रहा है एक समय तक। ब्रिटेन का रहा है, कुछ वक्त तक फ्रांस का भी रहा है, उसके अलावा पुर्तगाल का भी रहा है,
तो ये आप जानते हैं कि इन सभी का उपनिवेश भारत एक समय में रहा है। अंत में भारत सिर्फ जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रह गया था, एक मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो हम एक तरह से उनके अंडर थे, उनका जो पूरा जो एक तरह से कंट्रोल था इंडिया के ऊपर। और यही जो चीज़ है, यही एक होड़ पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन पावर्स में लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश जो है बनाता है। तो 19th सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाता है। अग्रेसिव नेशनलिज्म की बात करूं तो इन सभी इंपीरियलिस्टिक पावर्स ने, इन सभी यूरोपियन पावर्स ने वहां के लोगों को भड़का भड़का के उनके अंदर इतना एग्रेशन भर दिया कि अब नेशनलिस्टिक्स ही नेशनलिस्टिक्स के विरोध में खड़े हैं। एक देश के नेशनलिस्टिक्स जो हैं वो दूसरे देश के नेशनलिस्टिक्स के विरोध में खड़े हैं। अगर आपने मेरे शुरुआती वीडियोस देखे हों तो उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में एक देश के जो नेशनलिस्टिक्स हैं वो दूसरे देश को मदद कर रहे हैं, मगर ये 19वीं सदी का अंत होते होते ये भावनाएं उल्टी हो गई और एक देश के नेशनलिस्टिक्स जो हैं वो दूसरे देश के नेशनलिस्टिक्स के दुश्मन बन चुके हैं। और ये काम किया था तब की यूरोपियन पावर्स ने। खैर आगे बात करते हैं। तो यूरोपियन पावर्स ने इस तरह से जो पूरे नेशनलिस्ट्स हैं उनको अपनी तरफ मिला लिया और यहां से नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की भावनाओं का एक मिक्सचर आपके सामने आता है, जहां पे सभी रूलर्स अपनी इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए लोगों के अंदर के जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी यूरोपियन पावर्स एग्रेसिवली जो है कॉलोनाइजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बढ़ाना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाना चाह रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है पूरे जो लेट 19th सेंचुरी है उसके अंदर। आगे अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं बेसिकली, तो मैं एक बाल्कन्स का एग्जांपल लेके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बाल्कन्स एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन था, मगर बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन होने के साथ साथ ही ये एक डाइवर्स एथनिक एरिया भी था। डाइवर्स एथनिक एरिया का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो एक साथ इस पूरे बाल्कन एरिया में रहा करते थे। मैं आपको बताऊंगा कि बाल्कन एरिया था क्या, मगर 1871 के बाद से ये जो पूरा बाल्कन एरिया है ये सेंटर ऑफ टेंशंस बन गया था यूरोप के अंदर। यूरोप की जो सभी बड़ी बड़ी पावर्स हैं ये अपने अपने जो इंटरेस्ट्स हैं वो इस एरिया में देख रही थी और इसी के वजह से इन सभी ताकतों में आपसी मनमुटाव पैदा हो गया था। और उसी मनमुटाव का आगे मतलब बहुत ही वो मनमुटाव एक तरह से बड़ा हो गया। वो बड़ा किस तरह से हुआ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल्कन्स है क्या। तो बाल्कन्स जो एरिया है उसमें आता है आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। ये सभी जो एरियाज हैं, अब आप देखें कि बहुत बड़ा इलाका है बाल्कन्स, और ये पूरा बाल्कन इस पूरे इलाके को कंबाइंडली बाल्कन्स बोला जाता था। और इस इलाके में रहने वाले लोगों को, जो यहाँ के लोकल रिहायशी लोग थे, इन्हें स्लेव्स यानी कि इनको गुलाम बोला जाता था। और इन्हीं गुलामों को अपने अपने अंडर लेने की होड़ जारी थी सभी यूरोपियन पावर्स में। तब की जो यूरोपियन शक्तियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाल्कन का हिस्सा कंट्रोल करना चाह रही थी, जैसे ऑटोमन एम्पायर हो गया, या ब्रिटेन हो गया, या फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ये सभी ताकतें जो हैं इस पूरे एरिया में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई थी। खैर दूसरा जो मुद्दा था, जो नेशनलिज्म का मुद्दा था, वो ये था कि इन सभी एरियाज के अंदर अब जो स्लेव्स जो हैं अब वो भी जाग चुके हैं। स्लेव्स भी किसी भी तरह से अब और ज्यादा स्लेवरी यानी कि और ज्यादा गुलामी झेलने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर नेशनल मोमेंट की भी शुरुआत हो जाती है। तो कहने का मतलब जो नेशनलिज्म जो था यूरोप का वो अब बाल्कन्स में भी पहुंच गया है। तो दो तरह की प्रॉब्लम सब जारी हो गई हैं अगर आपको दिख रहा हो बाल्कन्स के अंदर। पहली तो ये कि सभी यूरोपियन नेशंस जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, और जो भी बाल्कन्स का एरिया उनके अंडर है वो भी ऑटोमेटिकली उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। उसके साथ साथ जो बाल्कन्स में रहने वाले लोकल रिहायशी लोग हैं वो अब इन यूरोपियन पावर से आजादी चाह रहे हैं हर तरह से, तो वो अपनी लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो दो तरह की मुसीबत शुरू हो गई। अब ये मुसीबत बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, तो देखिए इस मुसीबत का अंत बहुत ही जो है दुखद था। ये मुसीबत बढ़ते बढ़ते पहले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली, और ये जो कंक्लूजन है इनका, एक तरह से विश्व युद्ध में भी हालांकि कंक्लूजन हुआ नहीं, खैर उसके बारे में हम फिर कभी बात जरूर करेंगे। मैं आपको पूरे विश्व युद्ध की कहानी सिलसिलेवार ढंग से सुनाऊंगा कि 1914 से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो
1918 में कंक्लूड होता है, वो किस तरह से कंक्लूड होता है और कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वर्ल्ड वॉर सेकंड की तैयारी हो जाती है, इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा। मगर फिलहाल जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसका एक तरह से कोई बहुत जबरदस्त अंत नहीं हुआ, बल्कि इंपेरियलिस्टिक पावर्स ने उस नेशनलिज्म की फीलिंग को इस्तेमाल करने के चक्कर में आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, और उनकी लड़ाई का नतीजा ये निकला कि 1914 के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की दहलीज पर वो आकर खड़े हो गए और उन्होंने शुरू कर दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जहां पे सभी यूरोपियन नेशंस जो हैं अपना अपना उल्लू सीधा करने पहुंच गए। मगर इन सब की शुरुआत होती है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। हालांकि इन सभी से यूरोप में बड़े अच्छे बदलाव आए, काफी हद तक लोगों को आजादी मिली, नए डेवलपमेंट का स्वाद भी लोगों ने चखा, और उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर आता है, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी पूरे यूरोप ने स्वाद चखा, और एक जबरदस्त डेवलपमेंट की, एक जबरदस्त विकास की लहर वहां पे दौड़ गई। क्योंकि अब तक एक बात सभी जो कंजर्वेटिव पावर्स हैं उनके समझ में आ गई थी कि लोगों को अब दबा के नहीं रखा जा सकता है, लोगों के डिमांड्स को पूरा करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहां से डिमांड पूरी करते करते वो कब रिपब्लिक्स में बदल गए, कब नेशन स्टेट्स में बदल गए, उन्हें शायद पता ही नहीं चला। खैर, यही मैं इस चैप्टर को विराम देना चाहूंगा। आपको ये पूरा जो मेरा वीडियो है ये कैसा लगा, मेरा ये पूरा लेक्चर जो है आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है, कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो पर्सनली आप हमारे जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसके ऊपर भी हमें मेल करके अपने सवाल वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। और आप हमें, अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए प्लीज। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और ये सपोर्ट बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से मुफ्त में हो जाएगा, मेरा यकीन मानिए। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है और इसे शेयर करना है ताकि ये और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप और ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर द फर्दर अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। देखिए, हम अलग अलग टॉपिक पे भी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। अगर एजुकेशन में अगर और कोई समस्या आपकी जो पढ़ाई में आपको आ रही है उसके रिगार्डिंग आप वीडियोस चाहते हैं, तो वो भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर नोट्स किस तरह से बनाएं, पढ़ाई शुरू कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, एग्जाम की लास्ट नाइट किस तरह से रिवीजन करें। ये सभी सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।